कि हम लोग देख रहे हैं दो आशा के निकाय की स्थिति जुड़ जाए, इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर, आज ये टॉपिक क्लियर है, आज ये चैप्टर क्लियर है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज आपको 10 नंबर अर्जित करना है फिजिक्स में, तो पूरा वीडियो के अंत तक देखते रहिए। क्लियर, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे दो आयसों के निकाय की स्थिति ऊर्जा के लिए, चलिए यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट कर लीजिए। आप लोग भी एक स्ट्रेट एंगल क्रिएट कर लीजिए। स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का ये मूवमेंट करता है। क्लियर, मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट एंगल में यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं भाई, जितना भी आवेश लेना है उतना भी तो आवेश ले सकते हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ भाई, यहाँ पर हमारा R1 है भाई, क्या दिक्कत है, यहाँ पर हमारा है R2 है। क्लियर, यहाँ पर हमारा Q1 है भाई, यहाँ पर है हमारा Q2 है। क्लियर, बीच में आपका मध्य बिंदु यहाँ पर है। अब यहाँ पर जब R1 को हम लोग यहाँ पर Q1 तक लाते हैं, R2 को Q2 तक लाते हैं। क्लियर, इसके बीच के जो लगने वाला बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R12 ये होता है। क्लियर, चलिए यहाँ पर इसी के लिए हम लोग एक डेरिवेशन व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। क्लियर, तो दो आयसों के निकाय की स्थिति ऊर्जा के लिए हम लोग देखते हैं कि माना कि दो यहाँ पर आवेश है Q1 और Q2 है भाई, उस पर जो आपका लगने वाला जो भी वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा है वो आपका R1 और R2 है, जो कि विद्युत क्षेत्र E पर कार्यरत है, सतत कार्यरत है। तो चलिए इसके लिए हम लोग वर्क देखते हैं। वर्क देखेंगे तो वर्क के लिए हम लोग देखेंगे तो एट फर्स्ट W1 को देखेंगे। W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 के लिए देखेंगे तो बाह्य क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र के R1 को अनंत से Q1 तक लाने में किया गया कार्य। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाह्य क्षेत्र के बाहर से आवेश Q1 को R1 तक लाने, अनंत से Q1 तक लाने में किया गया कार्य W1 इक्वल टू होता है Q1 भी R1। क्लियर, यह हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकेंड, बाह्य क्षेत्र के हमारे अनंत से बाह्य क्षेत्र के आपका R2 को अनंत से Q2 तक लाने में किया गया कार्य, जो कि हो जाएगा आपका W2 इक्वल टू हो जाएगा Q2 भी R2 सदिश। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अब देखते हैं भाई W3 क्या हो जाएगा भाई, W3 हो जाएगा यहाँ पर Q1 और Q2 के कारण देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको Q1 व Q2 के कारण, शॉर्ट में बता रहा हूँ Q1 व Q2 के कारण, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए के कारण। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, W3 इक्वल टू हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हो जाएगा Q1 Q2 R12। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि हम लोग जानते हैं परिणामी क्या होता है भाई, W इक्वल टू होता है भाई W1 प्लस W2 प्लस W3। क्लियर, अभी नॉर्मल चल रहा था हमारा क्लास, अब नॉर्मल नहीं चलेगा। क्लियर, इसलिए अपने जितने भी आपका स्थिति जुड़ जाए भाई, उस स्थिति ऊर्जा को आप मेंटेन करके रखिए। एनर्जेटिक होकर के वीडियो को अटेंड कीजिए, क्योंकि एनर्जेटिक होकर के आप वीडियो को अटेंड करेंगे तो एनर्जेटिक होकर के लिखेंगे, एनर्जेटिक होकर के सुनेंगे। क्लियर, तो चलिए अब यहाँ से इसका वैल्यू को इनपुट कर लेते हैं भाई। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 भी R1 प्लस Q2 भी R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R12। अब यहाँ पर भाई हम लोग भी R1 को और भी R2 को केवल V1 और V2 लिखे। क्लियर, भी R1 व भी R2 को केवल V1 व V2 लिखे, तब हमारा जो व्यंजक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, W इक्वल टू हो जाएगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R12। ये हो गया आपका अभीष्ट व्यंजक। किसके लिए अभीष्ट व्यंजक है, दो आयसों के निकाय के स्थिति ऊर्जा के लिए आपका अभीष्ट व्यंजक है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो इस फार्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपका आवेश दिया रहेगा, V1 को वैल्यू दिया रहेगा, V2 को वैल्यू दिया रहेगा, Q1 को वैल्यू दिया रहेगा, Q2 को वैल्यू दिया रहेगा। वहां से आपको इस वैल्यू को इनपुट करके यहाँ से दिए गए स्थिति ऊर्जा के कार्य को आपकी गणना करनी पड़ेगी। क्लियर, तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये स्ट्रेट एंगल है आपका। क्लियर, यहाँ से जब अनंत से हम लोग अनंत से यहाँ तक Q1 तक लाते हैं, अनंत से Q1 तक लाते हैं और अनंत से कहाँ तक लाते हैं भाई, Q2 तक लाते हैं। क्लियर, तो पहला बाह्य क्षेत्र को जब अनंत से हम लोग Q1 तक लाते हैं तो किया गया कार्य होता है आपका W1 इक्वल टू Q1 भी R1। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाह्य क्षेत्र द्वारा हम लोग जब अनंत से Q2 तक लाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य होता है आपका W2 इक्वल टू होता है Q2 भी R2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब हम लोग जानते हैं कि Q1 और Q2 के कारण यहाँ पर हम लोग थर्ड वर्क करेंगे तो W3 इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R13। क्योंकि हम लोग परिणामी वर्क जानते हैं W इक्वल टू होता है W1 प्लस W2 प्लस W3 इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू को इनपुट कर देते हैं तो हमारे पर वैल्यू इन
इनपुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट के रूप में क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पैनल पे Q1 भी R1 प्लस Q2 भी R2 प्लस 1/4 प्लस नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R13। अब यहाँ पर हम लोग भी R1 प्लस भी R2 को केवल V1 और V2 रखेंगे, तो यहाँ पर W इक्वल टू आ जाएगा आपका Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R12। ये हो गया आपका अभिष्ट व्यंजक, दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा के लिए हो गया आपका अभिष्ट व्यंजक। चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर पूछा गया एग्जाम में, इस साल भी पूछेगा, लिख करके ले लीजिए, इसलिए इसको अच्छे से देखते रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए तो द्विध्रुव की स्थिति जो द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव रहेगा भाई, द्विध्रुव ए और बी होते हैं जिनके बीच की दूरी आपकी 2a होती है, जो कि बहुत ही निम्नतम सूक्ष्मतम होती है, जो कि माइनस की और प्लस की आयसों से मिलकर के बनी होती है। चूंकि यह माइनस की और प्लस की आयस है इसलिए एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, क्योंकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए सजातीय ध्रुव में आपका प्रतिकर्षण होता है, विजातीय ध्रुव में आपका आकर्षण होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो धन आवेश मिला था और ऋण आवेश मिला था उसी का यूज हम लोग करेंगे, तो द्विध्रुव। तो यहाँ पर मान लेते हैं भाई हम लोग यहाँ पर तो एक स्ट्रेट एंगल, इस तरीके से हम लोग एक रेखा ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, सरल रेखा लेंगे, सरल रेखा जिसकी माप निश्चित नहीं होती, इसको हम लोग केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में शो ऑफ कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हमारा यहाँ पर डेरिवेशन को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पर है भाई प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर है भाई माइनस क्यू आवेश। क्लियर। ये आपका माइनस कॉस थीटा है, लेफ्ट साइड मतलब माइनस कॉस थीटा, राइट साइड मतलब प्लस कॉस थीटा। क्लियर। सरल रेखा की बात करें तो सरल रेखा में हमको दाएं साइड को प्लस से शो करते हैं, बाएं साइड को हम लोग माइनस से शो करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एंगल मूवमेंट कर रहा है, एंगल यहाँ पर क्या मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर एंगल मूवमेंट कर रहा है कॉस थीटा। क्लियर। तो लेफ्ट साइड माइनस कॉस थीटा, राइट साइड आपका प्लस कॉस थीटा मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर आपका जो विद्युत क्षेत्र है आपका QE प्लस QE और माइनस QE दोनों आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्रियाशील हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग समांतर रेखा की में अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें E और आवेश की बात करें Q और दोनों यहाँ पर क्रियाशील हैं। माना कि यहाँ पर बोल रहे हैं ये आपको A मान लेते हैं भाई, इसको हम लोग मान लेते हैं B। माना कि A और B दो द्विध्रुव आवेश हैं, माना कि A और B दो द्विध्रुव हैं जो कि प्लस Q और माइनस Q से मिल करके बना है। इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं, इसको आगे भी पढ़ेंगे भाई, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर इसी के ऊपर आपका पूरा फिजिक्स डिपेंडेबल है। क्लियर। तो यहाँ पर माना कि A B दो वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिल करके बना हुआ है, जिसकी बीच की दूरी है आपकी 2a, जिसकी बीच की दूरी कितनी है भाई 2a है, जो कि सूक्ष्मतम दूरी बोली जाती है। क्लियर। तो चलिए यहां पर लिखते हैं भाई, माना कि ए बी द्विध्रुव है, माना कि ए बी द्विध्रुव है जिनकी जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिल करके बना हुआ है, जो प्लस Q व माइनस Q आवेशों से मिल करके बना हुआ है, आवेशों से मिलकर बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी आपकी 2a है, जिनकी बीच की दूरी कितनी है भाई 2a है, जिनकी बीच की दूरी 2a है, जिनकी बीच की दूरी 2a है। क्लियर। जो प्लस Q और माइनस Q पर जो प्लस Q और माइनस Q की दूरी है, जो प्लस Q व माइनस Q आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच रखी द्विध्रुवों की दूरी है, द्विध्रुवों की दूरी है। क्लियर। अब यहाँ पर इस पर जो आपका विद्युत क्षेत्र क्रियाशील है, यहाँ पर आपका प्लस QE व माइनस QE क्रियाशील है। यहाँ पर ये दोनों क्रियाशील है। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के रूप में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के रूप में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, माना कि ए बी द्विध्रुव है। क्लियर। माना कि ए बी क्या है आपका द्विध्रुव है, जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। आपको व्यंजक भी उत्पन्न करना है तो उसके लिए थोड़ा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपको डेरिवेशन कहाँ से भी उत्पन्न करना है, कहाँ से क्रिएट करना है, आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए जब भी आप फिजिक्स में डेरिवेशन भी उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा
स्टेटमेंट कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, कहाँ से आया, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो फिजिक्स है इसी के ऊपर डिपेंड है, सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है। सिद्धांत ही नहीं रहेगा तो फिर डेरिवेशन कहाँ से आएगा यार। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे देखते हैं। माना कि ए बी द्विध्रुव है। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माना कि ए बी द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस की अंशों से मिल करके बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2 है, जो प्लस की और माइनस की अंशों के बीच की रखी द्विध्रुवों की दूरी है, जिस पर प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई क्रियाशील है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका माइनस क्यू ई और यहाँ पर आपका प्लस क्यू ई क्रियाशील है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपका माइनस कॉस थीटा, राइट साइड में आपका प्लस कॉस थीटा क्रियाशील है। चलिए अब हम लोग जानते हैं भाई टाउ इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं भाई, Q इंटू 2a ई पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं साइन थीटा, इतना तो पढ़े हैं भाई। और हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भाई, क्या आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर। तो कोई नॉर्मल होकर के वीडियो अटेंड कर रहे भाई तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपकी स्थितिज ऊर्जा को खा पी करके क्लास अटेंड कीजिए, जितना आप खा पी करके क्लास अटेंड करोगे उतना आपके में बहुत सारा एनर्जी आएगा, बिना एनर्जी के पढ़ोगे तो कोई मजा नहीं है। क्लियर। इसलिए जब भी वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो पहले नाश्ता अच्छे से कर लीजिए, आपका ब्रेकफास्ट अच्छे से होना चाहिए। क्लियर। ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपका नाश्ता पहले जो सुबह की नाश्ता होता है वो संसार की सबसे बड़ी नाश्ता होता है। क्लियर। तो सुबह की नाश्ता को आप अच्छे से कीजिए, उससे थोड़ी कम अनुपात में आप दोपहर को कीजिए, उससे थोड़ा कम अनुपात में आप नाइट में कीजिए। ये रूल्स होता है, ये शुद्ध सात्विक भोजन का मूल मंत्र है। अगर इस तरीके से आप लोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी मतलब आपकी क्लासेस ज्यादा चलेगी, क्लासेस ज्यादा चलेगी तो आपका माइंड डेवलप होगा, माइंड डेवलप होगा मतलब फिजिक्स के प्रति आप इंटरेस्ट लोगे, फिजिक्स के प्रति आप इंटरेस्ट लोगे तो आपकी मेंटेलिटी बढ़ेगी, मेंटेलिटी बढ़ेगी मतलब आपकी ज्ञानवर्धक चीजें बढ़ेगी, ज्ञानवर्धक चीजें बढ़ेगी मतलब आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो ये था मूल मंत्र। ठीक है। तो जो भी है ब्रेकफास्ट अच्छे से कीजिए, अपना स्थिति ऊर्जा को बनाए रखिए, क्योंकि स्थिति ऊर्जा को आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ भाई। क्लियर। एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या यार वीडियो, क्या यार ऐसा है, सब नहीं चलेगा यहाँ। क्लियर। आपको पढ़ना है तो ब्रेकफास्ट अच्छे से कीजिए, अच्छे से कीजिए, लंच भी अच्छे से कीजिए यार, सही समय पर सही खाना मिलना उचित है। ठीक है। उसी प्रकार सही टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नोट डाउन करना भी सीख लीजिए। क्लियर। क्योंकि जितने नोट डाउन करते जाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, बातचीत तो होती रहेगी। क्लियर। तो टाउ इक्वल टू होता है Q इंटू 2a इंटू पी ई साइन थीटा होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, P इक्वल टू होता है आपका Q इंटू 2a, ये होता है। तो इसके जगह में हम लोग P रख सकते हैं ना भाई, P रख सकते हैं जी, बिल्कुल रख सकते हैं, क्या दिक्कत है, रख दो भाई, क्या दिक्कत है यार, PE रख सकते हैं। तो PE साइन थीटा हो गया यार। चलो अब यहाँ पर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया क्या, सभी द्विध्रुव को घुमाते हो ना ऐसे तरीके से, भंवरा घुमाते हो कि नहीं, बचपन में चलाए भंवरा, चलाया कि नहीं चलाया, नहीं चलाया तो भाई एक आध होगा घर में पड़ा होगा कबाड़ी में देखना, चला कर देखना। क्लियर। भंवरा चला के द्विध्रुव अक्ष, वो भी एक अपना अभिकेंद्र बल पे एक ही जगह पे टिका रहता है भाई, हाथ में भी रखते थे इस तरीके से। क्लियर। भंवरा नहीं है नहीं तो आपको बता देता। क्लियर। वैसे तो भंवरा चलाना मेरे को भी नहीं आता है। टाउ इक्वल होता है PE साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर द्विध्रुव अक्ष को घुमाने में किया गया कार्य θ2 से θ1 तक। क्लियर। द्विध्रुव अक्ष को, क्लियर, द्विध्रुव अक्ष को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। चलो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द्विध्रुव अक्ष को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हो जाएगा dw हो जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन लगेगा आपका भाई, θ1 से θ2 लगेगा, ये हो जाएगा आपका PE साइन थीटा हो जाएगा, होगा। इंटीग्रेशन आपको बहुत बार आता है यार, समाकलन अवकलन, ये दो चीज़ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा 11 जब भी आप ज्वाइन कर लिए हैं। क्लियर। आगे कंप्यूटर एग्जाम में भी वही आएगा, इसलिए अवकलन को जान लीजिए, समाकलन को जान लीजिए। क्लियर। अवकलन जानना है, समाकलन जानना है, अवकलन जानना है आपको, समाकलन जानना है। अवकलन के बेस में क्या होता है, जितने भी C फैमिली होते हैं नेगेटिव होते हैं। क्या होता है भाई, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। क्लियर। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर। उसी प्रकार सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x होता है। उसी प्रकार कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू
कॉट एक्स होता है। क्लियर? तो ये फार्मूला जानना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर फार्मूला नहीं जानोगे तो यहाँ पर विशेष स्थितियाँ आएगी, वहाँ पर आप फंस जाओगे। क्लियर? और ये स्थिति से ही यहाँ का क्वेश्चन आता है, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आपका स्थिति को लेकर के ही बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला के बेस में मैं यहाँ पर नॉर्मली बता रहा हूँ कि भाई साइन थीटा डी बाई डी एक्स साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा। क्लियर? डी बाई डी एक्स कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका माइनस साइन एक्स। क्लियर? साइन थीटा। उसी प्रकार डी बाई डी एक्स आपका क्या होता है भाई टेन एक्स इक्वल टू होता है आपका 10x कर लो या 10x कर लो यार, साइन एक्स हो जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x होता है। क्लियर? नाउ डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू होता है आपका सेक एक्स इंटू 10x। नाउ एट लास्ट डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर? तो जितने भी सी फैमिली है भाई, सी फैमिली वाले हैं, ठीक है, जितने भी सी फैमिली वाले हैं, यहाँ पर ये सी फैमिली वाला इंसान है भाई, ये भी सी फैमिली वाला इंसान है, देख लीजिए, ये भी सी फैमिली वाला इंसान है भाई। तो जितने भी सी फैमिली वाले हैं वो नेगेटिव होते हैं, जितने भी आपके सी फैमिली वाले हैं वो नेगेटिव है। देखिए, तो यहाँ पर मेरा पर्पस फार्मूला याद कराने का था, फार्मूला आपको एक बार याद हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला बार बार आपके विशेष स्थिति में जरूर आएगा। डेरिवेशन तो इसीलिए बना है भाई, कॉस थीटा साइन थीटा इसीलिए बना है, आपका सभी थीटा बना है, लेकिन आपको कॉस और साइन इसलिए ज़्यादा बना है। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा था कि भाई आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है ना जी, बिल्कुल होता है। अब चलिए कॉन्स्टेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर द्विध्रुव अक्ष को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य को हम लोग दर्शाते हैं आपका W से, और अल्प कार्य DW को हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हैं, तो उस पर किया गया कार्य अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होता है, इसलिए D से दर्शाते हैं। इसको बोला जाता है भाई DW। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा है थीटा 1 टू थीटा 2 PE साइन थीटा। चलिए इसको बाहर निकाल दो भाई, P हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा भाई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई थीटा 1 टू थीटा 2, साइन थीटा हो गया, यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर हो गया। क्लियर? तो साइन थीटा का क्या होता है भाई कॉस थीटा, जी बिल्कुल कॉस थीटा कर लो यार, क्या दिक्कत है। PE ये हो गया भाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका थीटा 1 टू थीटा 2। क्लियर? ये हो गया आपका PE साइन थीटा। क्लियर? और इसका वैल्यू क्या होता है आपका एक साइन थीटा के बेस पे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताया हूँ यार, एक चीज़ यहाँ पर क्या बताया हूँ कि साइन थीटा के बेस पे यहाँ पर हम लोग क्या थीटा लिए हैं, देखिए यहाँ पर आप कॉस थीटा लिए हैं, यहाँ भी हम लोग क्या लिए हैं कॉस थीटा लिए हैं। क्लियर? यहाँ पर आपका पॉजिटिव कॉस थीटा आता है, इधर आपका नेगेटिव कॉस थीटा आता है, इस तरीके से नेगेटिव आता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू को करेंगे तो हम लोग PE साइन थीटा के बेस पे करेंगे और कॉस थीटा के बेस पे करेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा होता है आपका कॉस थीटा होता है, PE साइन थीटा को आपका क्या होता है कॉस, तो साइन थीटा को होता है आपका कॉस थीटा। क्लियर? और कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा होगा। क्लियर? तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर है PE है, क्लोज इंटीग्रेशन है थीटा 1 टू थीटा 2 है, यहाँ पर है आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ भाई PE को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा 2 हो जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ये हो जाएगा। इसको चेंज कर देते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा ये आपका PE हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इस तरीके से हो जाएगा, कॉस थीटा 1 और यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस PE हो जाएगा, माइनस PE हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू को हम लोग रखते हैं, चलिए इसका वैल्यू को रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे कॉस थीटा 1 इक्वल टू हम लोग रखते हैं 90 डिग्री और कॉस थीटा 2 इक्वल टू रखते हैं केवल हम लोग 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू हम लोग 90 रखेंगे और थीटा 2 इक्वल टू रखेंगे 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा आपका माइनस है, यहाँ पर PE है, यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा कॉस 0, तो वहाँ पर आपका कितना होता है कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस PE यहाँ पर थीटा रखेंगे ना थीटा 2 की जगह में, तो PE क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्लियर? ये आपका अभिष्ट व्यंजक है।
W इक्वल टू आपका ये क्या है, आपका अभिष्ट व्यंजक है, PE cos थीटा आपका अभिष्ट व्यंजक है। अब यहाँ पर हम लोग विशेष स्थितियाँ देखेंगे। क्या स्थितियाँ देखेंगे? विशेष स्थितियाँ देखेंगे। चलिए, तो आपके पास आ गया है यहाँ पर माइनस PE cos थीटा आ गया है। चलिए, इसी बेस पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब विशेष स्थिति में देखेंगे तो स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में यहाँ पर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री करते हैं। तो यहाँ पर आया हमारे पास माइनस PE cos थीटा आया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस PE cos 0 आ जाएगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो PE माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस PE आ जाएगा। तो जब हम लोग साम्यावस्था की स्थिति में आएंगे, यहाँ पर इसकी विशिष्ट स्थिति है, जब स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में आएंगे तो थीटा इक्वल टू हम लोग 0 इंक्लूड करेंगे, 0 डिग्री यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो माइनस PE cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू है आपका 0 डिग्री यहाँ पर। तो माइनस PE हो गया cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1, इसलिए माइनस PE इंटू 1 इक्वल टू हो गया माइनस PE। नाउ सेकेंड, शून्य ऊर्जा की स्थिति, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 करते हैं भाई, क्या दिक्कत है, क्लियर। थीटा इक्वल टू 90 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस PE और cos हो जाएगा 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू होता है आपका 0, तो माइनस PE इंटू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा पूरा 0। इस स्थिति में शून्य ऊर्जा की स्थिति जो आपका 0 हो जाएगा। अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति मतलब थीटा इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे भाई 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, क्लियर, 180। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू कितना है आपका PE cos थीटा, PE cos थीटा, तो माइनस PE cos थीटा, तो cos हो जाएगा 180 डिग्री। cos कितना हो जाएगा आपका, cos 180 डिग्री यहाँ पर, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है आपका -1, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस PE हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री में पॉजिटिव आ गया, और 0 डिग्री में भी क्या नेगेटिव आ गया, और 90 डिग्री में आपका 0 आ गया। तो ये इसके विशिष्ट स्थिति है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ये आपके विशिष्ट स्थिति को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चालक तथा कुचालक, क्लियर। चालक चालक वे कहलाते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, क्लियर। चालक वे कहलाते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से शुद्धता पूर्वक अपने में प्रवाहित होने देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चालक, क्लियर। चालक को हम लोग सुचालक भी बोलते हैं, क्लियर। सुचालक मतलब सुग्राहिता, क्लियर। तो चालक विद्युत धारा को अपने में से आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक। कुचालक वे होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने नहीं देते हैं, मतलब ये विद्युत धारा आवेश को अपने में से प्रवाहित होने नहीं देते हैं, प्रवाहित होने नहीं देते हैं। ये आपके प्रवाहित होने देते हैं भाई, ये सुचालक आपके प्रवाहित होने देते हैं, प्रवाहित होने देते हैं। बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो यार, क्लास 6 से 5th से पढ़ते आ रहे हो सुचालक क्या है, कुचालक है। आजकल तो क्लास 3rd में आ गया है, क्लियर। तो सुचालक वे होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। सुचालक में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, और यही उत्तरदायित्व होती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें जो भी आपका आवेश है वो सुग्राही पूर्वक एक दूसरे पर अधिक मात्रा में संचरण की मात्रा में इसको गमन कर सकते हैं, क्लियर। तो सुचालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। उसके बाद कुचालक में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इसी कारण यह विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने नहीं देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर सुचालक के अंतर्गत आपके यहाँ पर आ जाता है भाई, तांबा को ले लो भाई, तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल के बेस में आपका देख रहे हैं हम लोग, तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया। अगर कुचालक की बात करें तो भाई कुचालक में आपका लकड़ी आ जाएगा भाई, लकड़ी आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, इस तरीके से पैराफिन, ये सब आ जाएंगे आपके, क्लियर। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि सुचालक क्या है, यह चालक क्या है, दोनों की बात वही है, क्लियर। तो वे चालक कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, जैसे कि तांबा, लोहा, चांदी, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। कुचालक क्या होता है, कुचालक वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं, जैसे कि लकड़ी, रबर, पैराफिन, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी होती है, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ज़्यादा होती है, क्लियर। तो यहाँ पर नाभिक इस तरीके से है आपका, यहाँ पर ये नाभिक है भाई, क्लियर। नाभिक को अगर जूम करके देखेंगे आप लोग, जितने भी आपका मेगापिक्सल कैमरा है, जितना भी आपका मेगापिक्सल जितना भी आँख है, उसको अगर जूम करके देखोगे, यहाँ पर आपको 2 कण दिखाई देंगे। पहला कण दिखाई देगा आपको प्रोटॉन, और दूसरा कण दिखाई देगा आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका अनावेशित होता है और प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, क्लियर। तो न्यूट्रॉन आपका अनावेशित हो गया, प्रोटॉन आपका हो गया धनावेशित हो गया, क्लियर। ये आपका हो गया धन आवेशित।
नाभिक के पास की कक्षा में जो नाभिक से जो दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं उसके पास की जो कक्षा होती है उस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह बंद कर रहता है, यहाँ पर नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है, इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन को नाभिक से एकदम दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, मतलब यहाँ पर जो इनकी प्रबल शक्ति होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में इसकी प्रबल शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। और नाभिक से थोड़ी दूर स्थित जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नाभिक से बहुत दूर में स्थित होते हैं और यही कारण होता है कि ये पृष्ठ पर गति करते हैं। यही कारण होता है कि आपका पृष्ठ पर गति करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि यह पृष्ठ में गति करते करते यह मुक्त होकर के दूसरे प्रबल इलेक्ट्रॉन की तरफ यहाँ पर मूवमेंट कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ पर दो चीज होता है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जो धनी होता है वह धन आवेश होता है, जो ऋणी होता है वह ऋण आवेश होता है, जो धनी होता है वह धन आवेश होता है, जो ऋणी होता है वह ऋण आवेश होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋण आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का ऋण आयनों में धन आयनों का भार किसका ज्यादा होता है, तो ऋण आयनों का भार धन आयनों की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 6 था, अब इलेक्ट्रॉन ले लिया भाई तो 7 हो गया, तो उसका तो वजन ज्यादा होगा ना। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन आयनों में ऋण आयनों की, तो आयनों की प्रवृत्ति जो होती है और धन आयनों की प्रवृत्ति इसी के बेस में। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन आप लोग समझ में आ गया कि नाभिक से जो दृढ़ता पूर्वक बने रहते हैं, नाभिक के पास में दृढ़ता से चिपके रहते हैं, उसको जकड़ के रखता है, भाई तू भग कर कहाँ जाएगा, मेरे पास रहा, ठीक है। तो उसको हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन। और थोड़ा दूर उसमें दूर रहता है, दूर कक्षा में स्थित रहता है, मतलब नाभिक से दृढ़ता पूर्वक वह नहीं बंधा रहता है, ठीक है, पृष्ठ पर गति करने लगता है, वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर चालक भी समझ में आ गया होगा आपको, कुचालक भी समझ में आ गया होगा, चालक किसको बोलते हैं, कुचालक किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल भी देख लिया यहाँ पर हम लोग। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद है चालक स्थिर वैद्युत की, चालक स्थिर वैद्युत की। क्लियर? तो इसके जो भी विशेषताएं हैं इसको आप लोग माइंड में रखिए। क्लियर? ये उतना तो खास नहीं है, लेकिन आपको जो विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेषताएं इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में, आपका प्रवाहित करने वाले कारक, उसकी विशिष्ट स्थिति, उसके क्या गुण है, उसके क्या दोष है, उसके क्या सीमाएं हैं, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो चालक स्थिर वैद्युत में हम लोग देखेंगे चालकों के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्लियर? जो चालकों के भीतर में होते हैं, चालकों के भीतर में जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र होते हैं उनका वैल्यू कितना रहता है, आपका 0 रहता है ना। दूसरा बोल रहा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ना रिपीट, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। अभिलंबवत हो जाना चाहिए, मतलब लंबवत रहेगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल मूवमेंट करेगा, क्रिएट करेगा। क्लियर? इसलिए यहाँ पर एक शर्त है कि आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होना चाहिए। नाउ थर्ड, चालकों में बद्ध एवं स्वतंत्र आवेश होनी चाहिए, चालकों में बद्ध एवं स्वतंत्र आवेश होनी चाहिए। तो चालक स्थिर वैद्युत में हम लोग देख लिए चालकों के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। नाउ सेकेंड, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। नाउ थर्ड, चालकों में बद्ध एवं स्वतंत्र आवेश होनी चाहिए। क्लियर? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में क्या है हमारा, चालक के संपूर्ण आयतन में स्थिर वैद्युत विभव का मान नियत रहता है। क्लियर? चालक के संपूर्ण आयतन में वैद्युत विभव का मान नियत रहता है। ये थ्योरिकल चीज है, थ्योरिकल चीज को आप देख करके ही पता चल सकता है। इसका मान इसके भीतर एवं बाहरी पृष्ठ पर एक समान रहता है, मतलब इसका बाह्य पृष्ठ में और आपका अंदर के पृष्ठ में एक समान रहता है, मतलब ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। जाहिर सी बात है, अगर बाहर भी आपका वही है अंदर भी वही है, मतलब क्या है, आपका समविभव पृष्ठ है, क्या दिक्कत है। फिफ्थ नंबर है, स्थैतिक की स्थिति में चालक के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। स्थैतिक की स्थिति में मतलब स्थिर अवस्था में, स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे तो स्थिर ही रहेगा भाई। स्थैतिक अवस्था में चालक के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। क्लियर? तो ये था हमारा स्थिर वैद्युतिकी, चालक स्थिर वैद्युतिकी के बारे में था। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके नियम के बारे में और इसके कंटेंट के बारे में। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद आपका जो भी आएगा वैद्युत द्विध्रुव आएगा और उसके बाद स्थिति जुड़ जाएगा। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्या आएगा, परावैद्युत सामर्थ्य, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद आएगा आपका परावैद्युत सामर्थ्य आएगा, ध्रुवण आएगा, ध्रुवण के प्रकार आएगा, अध्रुवीय परावैद्युत आएगा, ध्रुवीय परावैद्युत आएगा। क्लियर? तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ये था आपका चालक स्थिर वैद्युत की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, ध्रुवण क्या है, ध्रुवण किसे कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, अपरावैद्युत सामर्थ्य क्या है। क्लियर? ध्रुवीय, अध्रुवीय, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर?